हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस की मीनिंग क्या होती है, ईपीएस का स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इस एनालिसिस की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं और कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से। पहले समझते हैं ईबीआईटी और ईपीएस की मीनिंग क्या होती है, फिर समझेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस की मीनिंग क्या होती है। ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इस अमाउंट पे आप सारे एक्सपेंसेस पे कर चुके हैं, बट अभी तक आपने इंटरेस्ट और टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं किया है। ईपीएस मींस होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक इक्विटी शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे वीडियो में सीखेंगे। अब चलते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस की मीनिंग की तरफ। The EBIT EPS analysis is a technique used to determine the optimal capital structure in which the value of EPS is highest for a given level of EBIT. इसका मतलब EBIT EPS analysis ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की एक टेक्निक है। ये वो पॉइंट है जहां एक पर्टिकुलर ईबीआईटी पे ईपीएस मैक्सिमम होता है। इन अनदर वर्ड्स, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ financial leverage on the EPS with varying level of EBIT or under alternative financial plans. दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एग्जामिन करती है कि जब फाइनेंशियल लीवरेज यूज किया जाता है तो ईपीएस में ईबीआईटी या फिर जो हम फाइनेंशियल प्लान यूज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा। फाइनेंशियल प्लान को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी कंपनी के पास मेनली दो सोर्सेज होते हैं फंड लाने के लिए, इक्विटी का सोर्स और डेट का सोर्स। इक्विटी मींस ओनर का फंड और डेट मींस लोन का फंड। और हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं सो दैट हम फाइनेंस ले पाए। उनका नेचर कुछ भी हो सकता है, वो इक्विटी नेचर के भी हो सकते हैं, वो डेट नेचर के भी हो सकते हैं। तो अब जैसा कि एग्जांपल में दिख रहा है, फाइनेंशियल प्लान 1 में हम सारी कैपिटल इक्विटी शेयर से लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्लान 2 में हम प्रेफरेंस शेयर से लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्लान 3 में हम सारी कैपिटल डिबेंचर्स से लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्लान 4 में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स तीनों से हम कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके के आप कितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, इसको हम फाइनेंशियल प्लान बोलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर ईपीएस अंडर वेरियस प्लान्स। कौन से प्लान्स? फाइनेंशियल प्लान्स। हम स्टार्ट करते हैं ईबीआईटी से। ईबीआईटी से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इस अर्निंग पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब वो प्रॉफिट जिस पे हम इंटरेस्ट दे चुके हैं, टैक्स दे चुके हैं, तो सबसे पहले उस प्रॉफिट पे डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये वो अमाउंट है जो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। अब इस अमाउंट से हमें ईपीएस कैलकुलेट करना होता है। ईपीएस आप कैसे निकालेंगे? जो अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। इन शॉर्ट, ईबीआईटी से हम ईपीएस तक का कैलकुलेशन करते हैं अंडर डिफरेंट ईबीआईटीज एंड वेरियस फाइनेंशियल प्लान्स, इसलिए इसे हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बोलते हैं। EBIT EPS analysis is used for making the choice of the combination of the various sources and helps in select the alternative that yields the highest EPS. That means इस analysis से हम various sources of finance का combination बनाते हैं और उस combination
या ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं जहां अर्निंग पर शेयर या ईपीएस सबसे हाईएस्ट या ज्यादा हो। अब देखते हैं ईबीआईटी ईपीएस ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इस ग्राफ में आपको 2 लाइंस दिख रही हैं। रेड लाइन आपकी डेट फाइनेंसिंग की है, मींस जब आप सारा जो फंड है वो लोन से लेके आ रहे हैं। ब्लू लाइन आपकी है इक्विटी फाइनेंसिंग की, जब आप सारा जो फंड है वो ओनर का लगा रहे हैं। बिकॉज जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे, आप जहां जहां से कैपिटल लेके आएंगे, वो सारे सोर्सेस का नेचर या तो डेट होता है या तो इक्विटी होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 सोर्सेस लिए हैं। आप देख रहे होंगे ब्लू लाइन और रेड लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है, इसको हम बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट मींस ये वो पॉइंट है जहां पे हम या तो लोन का पैसा यूज करें या फिर इक्विटी का पैसा यूज करें, हमारी ईपीएस सेम आएगी। अगर अर्निंग पर शेयर सेम आ रही है तो हम इंडिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं। इंडिफरेंट डिसीजन मतलब हम कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही केसेस में ईपीएस सेम है। इस पॉइंट से नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो आपको देखना है कि हमें इक्विटी यूज करनी चाहिए, बिकॉज यहां पे हमारी जो ईबीआईटी है वो ज्यादा होगी। और जब हम इंडिफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें लोन का पैसा यूज करना चाहिए, बिकॉज उस केस में हमारी ईपीएस ज्यादा होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है ईपीएस को मैक्सिमाइज करना। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के थ्रू हम उस फाइनेंशियल प्लान या ईबीआईटी का पता लगाते हैं जहां ईपीएस मैक्सिमम होती है। तो ये एनालिसिस फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हर डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट या फिर मार्केट की इफिशियंसी को इवैल्यूएट करता है, क्योंकि सेल या ईबीआईटी तभी अराइज होगी या इंक्रीज होगी जब ये सभी इफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो ये एनालिसिस इन सभी को प्रॉफिटेबिलिटी और इनमें अराइज होने वाले रिस्क के बेस पे कंपेयर करती है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बिकॉज हम यहाँ डिफरेंट सोर्सेस का फाइनेंस कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमारे रिटर्न्स सोर्सेज में लगने वाली कॉस्ट से ज्यादा है या नहीं। अगर रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है, दैट मीन्स हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। लास्ट वन इज डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम मिक्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के थ्रू हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे ईपीएस मैक्सिमम होती है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिमम होती है। लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर रिस्क। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम वो फाइनेंशियल प्लान चूज करते हैं जहां हमारी ईपीएस सबसे ज्यादा आती है, और नॉर्मली ईपीएस वहां मैक्सिमम होगी जहां लोन का अमाउंट ज्यादा होगा। लोन का अमाउंट यूज करने से रिटर्न तो इंक्रीज हो जाता है बट रिस्क भी बढ़ जाता है। पर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में इस पे ध्यान नहीं दिया गया। हम उस ईपीएस को चूज कर लेते हैं जो मैक्सिमम हो, रिस्क कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं फाइनेंशियल सोर्सेज से तो कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है, बिकॉज आपको हर एक प्लान पे ईपीएस कैलकुलेट करना है। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन वो सिचुएशन है जहां हम एसेट्स की वर्थ से ज्यादा इक्विटी या फिर डेट यूज कर लेते हैं। बिकॉज ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में कहीं भी एसेट्स मेंशन नहीं होती, तो इस केस में हम ज्यादा कैपिटल एक्वायर कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस क्या है? हम डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं और फाइनेंशियल प्लान्स में ईबीआईटी को कंपेयर करते हैं कि ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस में कितना चेंज हो रहा है, और उस प्लान को चूज करेंगे जहां पे हमारी ईपीएस जो होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी।
EBIT EPS एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता। जब भी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस सेम रहेगा, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, सेम सीक्वेंस हर एक ऑप्शन के लिए रहेगा। सेकंड, हम एग्जिस्टिंग ईपीएस निकालेंगे, बिकॉज जब तक हम प्रेजेंट सिचुएशन की ईपीएस नहीं निकालते तब तक हम फ्यूचर में होने वाले चेंजेस से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज, आप प्रपोज्ड ईपीएस जब निकालेंगे, दैट मीन्स आपको कोई चेंज दिया होगा क्वेश्चन में, या तो हम कोई नई फिक्स एसेट परचेज कर रहे होते हैं, या हम किसी नए सोर्स से कैपिटल लेके आ रहे होते हैं, तो जब भी आप प्रपोज्ड ईपीएस या फिर उसको एंटिसिपेटेड ईपीएस भी बोलते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो आपको प्रपोज्ड ईपीएस में दोनों ही चीजें इंक्लूड करके चलनी है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन भी और प्रपोज्ड सिचुएशन भी। ऐसा नहीं करना है कि हमने फ्यूचर की कंडीशन ली है तो जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसकी इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज किसी भी नए सोर्स से जब हम कैपिटल लेके आते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम पुरानी कैपिटल को वापस कर देंगे या हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो प्रपोज्ड वाली सिचुएशन का जब भी ईपीएस कैलकुलेट होगा, आप एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड दोनों को इंक्लूड करेंगे, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ कंपनी हैविंग इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ₹50 ईच। एक कंपनी है जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस है और हर एक शेयर की वैल्यू 50 रुपीस है। कंपनी प्लान टू परचेज अ न्यू मशीन ऑफ ₹2 लाख फॉर विच इट हैज द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। कंपनी एक नई मशीन परचेज करना चाहती है जिसके लिए उन्हें 2 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो 2 लाख किस किस सोर्स से लाया जा सकता है, उसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव्स मींस ऑप्शंस दिए गए हैं। द एंटायर कैपिटल इज रेज्ड बाय द मींस ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹50 ईच। पहला ऑप्शन कि आप सारा पूरा अमाउंट जितना है वो इक्विटी शेयर से ला सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, इफ 50% is raised from equity shares and remaining 50% from 8% debentures। या दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपको कि आधा अमाउंट आप इक्विटी शेयर से ले आइए और आधा अमाउंट आप डिबेंचर से ले आइए। डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा, 8% का। EBIT is assumed return of 10% on total capital and income tax rate is 50%। EBIT क्या मानी गई है, EBIT मानी गई है कि हमारी टोटल कैपिटल का 10% है और टैक्स रेट माना गया है 50% है। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये दो सिचुएशंस में है। पहला, हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है, हमारे पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स हैं 5 लाख रुपए के। दूसरा, हम एक नई चीज प्लान कर रहे हैं, मतलब हमें मशीन परचेज करनी है जिसके लिए हमें 2 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो उस 2 लाख रुपए को लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम एग्जिस्टिंग ईपीएस निकालेंगे, मतलब करेंटली जितनी कैपिटल हमारे पास है उस पे हमारा ईपीएस कितना आएगा। तो EBIT से स्टार्ट करते हैं। EBIT क्वेश्चन में दिया है टोटल कैपिटल की 10% है, तो 5 लाख का 10% आप निकालेंगे तो 50,000 आएगा। बिकॉज एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है और कोई भी सोर्स नहीं है, तो 5 लाख का 10% 50,000। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, करंट सिचुएशन में सिर्फ इक्विटी शेयर है तो इंटरेस्ट हम किस पे करेंगे, लोन पे करते हैं, तो 0 हो गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है लोन के बारे में। फिर EBIT 50,000 में से 0 इंटरेस्ट आपने माइनस किया तो आपके पास आया 50,000। ये है आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस अर्निंग पे आप टैक्स लगाएंगे, टैक्स रेट है आपका 50%, तो 50,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25,000। फिर आप 50,000 अर्निंग बिफोर टैक्स में से 25,000 टैक्स का माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25,000। ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स, आप टैक्स माइनस कर चुके हैं। वैसे तो हम अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस करते हैं, बिकॉज एग्जिस्टिंग सिचुएशन में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, कोई भी लोन या प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो यही 25,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट हो गया। तो अब EPS देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। EPS के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख
5 लाख का टोटल अमाउंट है और हर एक शेयर की वैल्यू 50 रुपीज है, तो कितने शेयर हमें मार्केट में इश्यू करने पड़े होंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 50, 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स अगर 50 रुपए के हिसाब से आप मार्केट में इश्यू करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा 5 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,000। अब ईपीएस कैलकुलेट कर लीजिए। अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स 25,000 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10,000 है, तो आपकी ईपीएस आ गई 2.5। अब हम चलते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन से एंटिसिपेटेड सिचुएशन या प्रपोज्ड सिचुएशन में। जब हम 2 लाख की मशीन परचेज करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम, इक्विटी शेयर का कॉलम और इक्विटी शेयर प्लस डिबेंचर का कॉलम, क्योंकि यही दो ऑप्शन हमारे पास है। या तो हम पूरी कैपिटल मींस पूरे 2 लाख रुपए इक्विटी शेयर से ले आए या फिर इक्विटी शेयर और डिबेंचर से 50-50% लाए। तो ईबीआईटी से शुरू करते हैं। ईबीआईटी एग्जिस्टिंग की ईबीआईटी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 50,000 हमारे पास एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है। फिर एंटिसिपेटेड निकालते हैं। अब हम 2 लाख रुपीस ला रहे हैं तो 2 लाख का 10%, बिकॉज टोटल कैपिटल का 10% हमें निकालना है, तो कैपिटल हम लाएंगे 2 लाख रुपीस की, उसका 10% निकालेंगे तो आएगा 20,000। तो टोटल ईबीआईटी आपकी कितनी हो गई? 50,000 प्लस 20,000 70,000। दोनों ही केस में आपकी ईबीआईटी 70,000 रहेगी। फिर माइनस करते हैं इंटरेस्ट। सबसे पहले एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट देखते हैं। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट हमारा 0 है, बिकॉज हमारे पास लोन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने दोनों ही ऑप्शन में नील लिख दिया। फिर आते हैं एंटिसिपेटेड इंटरेस्ट में। अब जब हम 2 लाख रुपीस लेके आ रहे हैं तो इक्विटी शेयर्स में तो इंटरेस्ट 0 हो गया, बिकॉज इक्विटी शेयर्स में आप डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते। दूसरा ऑप्शन जहां पे आप इक्विटी शेयर और डिबेंचर दोनों यूज कर रहे हैं, वहां पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। डिबेंचर का अमाउंट हाफ होगा, बिकॉज 50% इक्विटी और 50% डिबेंचर है, तो 2 लाख रुपीस टोटल है। 2 लाख का हाफ 1 लाख रुपीस हो गया। तो डिबेंचर आप कितने के ला रहे हैं? 1 लाख रुपीस के। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में? देखिए 8%। तो 1 लाख का 8% आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8,000। अब आप कैलकुलेट कर देंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इक्विटी शेयर वाले कॉलम में देखिए 70,000 में से इंटरेस्ट माइनस करना है हमें, इंटरेस्ट 0 है तो 70,000 हो गया। सेकेंड ऑप्शन में 70,000 में से 8,000 का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 62,000। ये आ गई हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इन अर्निंग्स पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स है 50% का, तो 70,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 35,000। ऐसे ही दूसरे कॉलम में 62,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 31,000। अब हम अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगी। तो इक्विटी शेयर वाले कॉलम में देखिए 70,000 माइनस 35,000 तो बचा 35,000। इक्विटी शेयर प्लस डिबेंचर वाले कॉलम में 62,000 माइनस 31,000 तो आया 31,000। अब प्रपोज्ड जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें भी कहीं भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी डिविडेंड नहीं होगा प्रेफरेंस शेयर में। तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वही अर्निंग अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, राइट। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे लेके चलेंगे? सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते हैं, बिकॉज 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल हम स्टार्टिंग में ले चुके हैं और वो अभी तक हमारे बिजनेस में है। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 10,000 हमने दोनों में लिख दिया। अब कैलकुलेट करते हैं एंटिसिपेटेड। अगर हम 2 लाख के लिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो कितना आएगा? तो इक्विटी शेयर वाले कॉलम में देखिए, इक्विटी शेयर वाला कॉलम क्या बोल रहा है कि हम पूरी कैपिटल इक्विटी शेयर से लेके आ रहे हैं। दैट मींस पूरे 2 लाख रुपीस हम इक्विटी शेयर से लेके आ रहे हैं। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50, बिकॉज एक शेयर की प्राइस 50 है, तो जैसे हमने पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे। तो 2 लाख अपॉन 50, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 4,000। हमें मार्केट में 4,000 शेयर्स इशू करने पड़े होंगे, जिसमें अगर एक शेयर की प्राइस 50 रुपए होगी तो हमारे पास 2 लाख रुपए आ जाएगा। फिर हम सेकंड कॉलम में चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे इक्विटी शेयर 50% ही है, तो
तो 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख रुपीज। हम 1 लाख रुपीज इक्विटी शेयर से लाए होंगे और एक शेयर की प्राइस है 50 रुपीज, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो आपके पास कितना आ गया 2000। अब ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हम लिखते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर्स वाले ऑप्शन में हमारे पास अर्निंग है 35,000 की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 10,000 प्लस 4,000 14,000, तो ईपीएस आएगी 2.5। ऐसे ही दूसरे कॉलम में देखते हैं अर्निंग अवेलेबल्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है 31,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 10,000 प्लस 2,000, तो हो गया 12,000। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी ईपीएस आएगी 2.58। तो आप तीनों ही ईपीएस को कंपेयर करेंगे। तीनों ईपीएस क्या क्या है 2.5, 2.5 और 2.58। तो सबसे ज्यादा जो ईपीएस है आपकी वो इक्विटी शेयर्स प्लस डिबेंचर्स वाले ऑप्शन में आ रही है। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। जहां ईपीएस ज्यादा होगी दैट मीन्स वही हमारा रिटर्न भी ज्यादा है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड इज एज अंडर। एक्स लिमिटेड कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। इसमें आपको दो चीजें दी गई हैं, सोर्सेस ऑफ कैपिटल मींस आप कैपिटल कहां कहां से लेके आ रहे हो, एन अमाउंट टोटल अमाउंट कितना आप उन सोर्सेस से लेके आ रहे हो। तो पहला सोर्स है 10% इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं और हर एक इक्विटी शेयर की वैल्यू है ₹100। तो टोटल अमाउंट आपके पास आ गया 10 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस ₹4 लाख। 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू किए गए हैं और हर एक शेयर की प्राइस कितनी है 50। तो टोटल कैपिटल आपके पास कितनी आएगी 5,000 इंटू 50, 2,50,000 की। और इन प्रेफरेंस शेयर पे आपको 10% का डिविडेंड देना होगा। 5,000 10% बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच। बॉन्ड्स भी इशू किए गए हैं। बॉन्ड्स कितने इशू किए गए हैं 5,000 और हर एक बॉन्ड की प्राइस ₹100 है। तो आपके पास टोटल कैपिटल कितनी आएगी 5 लाख की। और इन बॉन्ड्स पे जो आप इंटरेस्ट देंगे वो देंगे 10% का। तो इस तरीके से हर सोर्सेज से जो आपकी कैपिटल आई है उसका टोटल कितना होगा 21,50,000। दैट मीन्स सारे सोर्सेज से आप जो टोटल कैपिटल लेके आ रहे हैं वो है 21,50,000। The company is earning a rate of return of 10% before interest and tax on total capital. कंपनी की जो EBIT है वो टोटल कैपिटल की 10% है एंड assumed tax rate is 50% और टैक्स रेट 50% लिया गया है। In order to purchase a new machine, the company requires additional capital of ₹5 lakh. कंपनी एक नई मशीन परचेज करना चाहती है जिसके लिए उसे 5 लाख रुपीस और चाहिए एंड हैज अ प्लान टू इशू 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। उसके लिए कंपनी क्या करना चाहती है डिबेंचर्स मार्केट में इशू करना चाहती है। 5,000 डिबेंचर इशू करेगी और हर एक डिबेंचर के अगर प्राइस ₹100 होगा तो टोटल हमारे पास 5 लाख रुपीस आ जाएगा। 5,000 इंटू 100 5 लाख रुपीस। और उन डिबेंचर्स पे हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% का। You have been asked to advise board of directors of the company as to whether the company should issue such debentures for procuring additional funds. आपसे एडवाइस मांगी जा रही है कि क्या कंपनी को इन डिबेंचर्स को इशू करके 5 लाख रुपीस एक्वायर कर लेने चाहिए। It is presumed that company will continue to earn the same rate of EBIT level in future also. क्या माना जा रहा है कि जो EBIT लेवल है वो सेम रहेगा। सेम रहेगा मींस पहले हम टोटल कैपिटल पे 10% की हमें EBIT हो रही थी, तो अब अगर हम 5 लाख रुपीस लाएंगे तब भी एडिशनल फंड पे भी हमें 10% की EBIT मिलेगी। द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर इज 38 पर शेयर। मार्केट प्राइस बता दी गई है शेयर की कितनी है 38 रुपीस पर शेयर।
इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दी होगी वो एग्जिस्टिंग प्लान की होगी, मींस कंपनी ऑलरेडी जितने सोर्सेस के साथ काम कर रही है वो इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी। और सेकंड इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी कि कंपनी अगर कुछ नया करना चाहती है तो उसके लिए वो क्या प्लान कर रही है। तो आपको दोनों का कंपैरिजन करने के लिए पहले एग्जिस्टिंग प्लान के साथ ईपीएस निकालनी होगी और फिर जो प्रपोज्ड प्लान है, मतलब जो कंपनी करना चाहती है, उसके लिए ईपीएस निकालनी होगी। और फिर आप दोनों ईपीएस को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें हमको ज्यादा ईपीएस मिल रही है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग प्लान पे ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। सीक्वेंस वही रहेगा, हम ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे। तो ईबीआईटी कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल की 10% हमने देखा था है ईबीआईटी। तो टोटल कैपिटल है आपकी 21,50,000, उस पे आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2,15,000। ये आपकी ईबीआईटी आ गई। ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्वेश्चन में देखिए आपके पास इंटरेस्ट के लिए क्या है, बॉन्ड्स हैं, 5 लाख के बॉन्ड्स हैं और उन पे 10% का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। तो 5 लाख का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 50,000। आपने 2,15,000 में से 50,000 माइनस किया तो आपके पास आ गया 1,65,000। ये क्या आया, ये आया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस अर्निंग पे 1,65,000 पे आप 50% का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 82,500। फिर आप अर्निंग बिफोर टैक्स 1,65,000 में से टैक्स माइनस करेंगे 82,500 का तो आपके पास आएगा 82,500। ये आपके पास आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस अर्निंग में से सबसे पहले आप डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो क्वेश्चन में देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या बोला गया है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बोला गया है कि 10% का हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो अमाउंट है 2,50,000 और उसका 10% हम निकालेंगे तो डिविडेंड आएगा 25,000। आपने 82,500 में से 25,000 माइनस किया तो आपके पास आया 57,500। ये अर्निंग्स बची है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग बची है उससे हमें ईपीएस कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस अर्निंग को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो क्वेश्चन में देखिए इक्विटी शेयर कितने दिए गए हैं आपको, 10,000। तो आपने अर्निंग्स मींस 57,500 को डिवाइड किया 10,000 से तो आपकी ईपीएस आ गई 5.75। ये एग्जिस्टिंग प्लान मींस जिन सोर्सेस से ऑलरेडी कंपनी कैपिटल लेके आ रही थी उससे हमारी ईपीएस आ रही है 5.75। अब चलते हैं प्रपोज्ड प्लान की तरफ। प्रपोज्ड प्लान में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितनी चीजें एग्जिस्टिंग हैं वो तो रहेंगी ही, जो कुछ हम नया प्लान कर रहे हैं वो एड ऑन हो जाएगा। तो यहां भी हम ईबीआईटी से शुरू करेंगे। ईबीआईटी एग्जिस्टिंग ईबीआईटी हमारी कितनी है, 2,15,000। एंटीसिपेटेड ईबीआईटी मतलब हमने प्रिडिक्ट किया ईबीआईटी, अगर हम 5 लाख की कैपिटल लेके आते हैं एक्स्ट्रा और तो उस पर कितनी ईबीआईटी होगी, 10% की, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि सेम लेवल ऑफ ईबीआईटी मेंटेन रहेगी। तो हम 5 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 50,000। तो टोटल ईबीआईटी एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड दोनों को मिला के हमारे पास कितनी ईबीआईटी हो गई, 2,65,000। अब इस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना होता है। तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट आपके पास क्या है, आपके पास बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट है, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था 50,000। फिर जो 5 लाख रुपीस हम नए लेके आ रहे हैं उसके लिए हमने प्लान किया था कि हम डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो डिबेंचर्स पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 5 लाख का 12% आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 60,000। तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट आपका 50,000 और प्रपोज्ड इंटरेस्ट आपका 60,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,10,000। अब टोटल ईबीआईटी में से टोटल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो आपने माइनस किया 2,65,000 से 1,10,000 तो आपके पास आया 1,55,000।
अब इस 1,55,000 पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना है टैक्स रेट 50% का, तो आपके पास आया 77,500। फिर आप अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 1,55,000 में से माइनस कीजिए 77,500, तो आपके पास आएगा 77,500। बिकॉज 50% है तो ऑलमोस्ट सेम हाफ बचता है आपके पास। फिर इस टैक्स में से आप डिविडेंड माइनस करेंगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया होगा। बिकॉज नए प्लान में तो आप सिर्फ डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो कोई भी नए प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो हम एग्जिस्टिंग वाला ले लेते हैं। एग्जिस्टिंग वाला हमने कितना इशू किया था, 2,50,000 इशू किए थे, और उस पर जब हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया था तो हमारा 25,000 आया था, तो हमने 25,000 ले लिया। हमने 77,500 में से 25,000 माइनस किया तो हमारे पास आया 52,500, राइट। तो अब इस अर्निंग से आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस होगी। जितनी अर्निंग बची है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर भी यहाँ पे सेम रहेंगे, बिकॉज जो नया फाइनेंशियल प्लान है उसमें हम सिर्फ डिबेंचर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर तो इशू नहीं कर रहे हैं। तो जितने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होंगे उतने ही हमारे पास रहेंगे। तो एग्जिस्टिंग आपके पास कितने थे, 10,000। आपने डिवाइड किया 52,500 को 10,000 से, तो आपकी ईपीएस आ गई 5.25। तो आप दोनों ईपीएस को कंपेयर कीजिए। जो एग्जिस्टिंग प्लान था उसमें 5.75 हमारी ईपीएस थी, और जो प्रपोज्ड प्लान है उसमें 5.25 हमारी ईपीएस है। तो बहुत ऑब्वियस है कि हमें इस नए प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स हमको डिवेंचर से फंड नहीं लेके आना चाहिए, बिकॉज हमारी जो ईपीएस है वो डिक्रीज हो जा रही है अगर हम 5 लाख रुपीस डिवेंचर से लेके आते हैं तो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड हैज 10,000 शेयर्स इशूड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 50 ईच। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और हर एक शेयर की जो प्राइस है वो 50 रुपीज है। इट हैज ऑल्सो 7% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50 लाख। उन्होंने डिबेंचर्स भी इशू किए गए हैं जिसका टोटल अमाउंट 50 लाख है, और इस 50 लाख रुपीस पे आपको इंटरेस्ट देना है 7% का। तो इतनी जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन की इंफॉर्मेशन है। मतलब कंपनी ऑलरेडी शेयर्स इशू कर चुकी है, मार्केट में डिबेंचर्स इशू कर चुकी है। अब आगे देखते हैं। द कंपनी वांट्स टू परचेज अ न्यू प्लांट ऑफ रुपीज 50 लाख विच कैन बी फाइनेंस्ड विद आइदर। अब कंपनी एक कोई नया प्लांट परचेज करना चाहती है जिसमें कॉस्ट कितनी आएगी, 50 लाख रुपीस की। तो ये 50 लाख रुपीस की कैपिटल कंपनी को किसी ना किसी सोर्स से लेके आनी पड़ेगी। तो उन सोर्सेस के लिए कंपनी ने ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है ऑल इक्विटी शेयर्स एट ₹50। सारी जो कैपिटल है वो इक्विटी शेयर से लाई जाए, और हर एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना होगा, 50 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन डिबेंचर्स एट 10%। सारी कैपिटल डिबेंचर से लेके आ सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 10% का। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 6%। हम सारी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स से भी लेके आ सकते हैं, उस पर डिविडेंड हमको देना पड़ेगा 6% का। और लास्ट ऑप्शन है हाफ इक्विटी शेयर्स एट ₹50 पर शेयर एंड हाफ डिबेंचर्स एट 10%। ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा पैसा हम इक्विटी शेयर से लेके आए और आधा पैसा हम डिबेंचर से लेके आए। हर एक इक्विटी शेयर की प्राइस यहाँ पे भी 50 रुपीज है, और डिबेंचर पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 10% का है। द कंपनीज EBIT एट द रेट 10% ऑन प्रेजेंट कैपिटल। कंपनी की जो EBIT है वो प्रेजेंट कैपिटल की 10% है, मतलब जो टोटल कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे उसकी 10% है। इट इज एस्टिमेटेड that the company will earn same rate of earnings on additional funds। और ये माना जा रहा है कि जो हम एक्स्ट्रा फंड लेके आएंगे उस केस में भी जो EBIT हमको होगी वो सेम रहेगी। दैट मीन्स वहां पे भी कैपिटल का 10% ही आपको EBIT होगा। Assumed tax rate is 50%। टैक्स रेट आपको 50% दिया है। Suggest which option should be chosen by the company। आपको सजेशन देना है कि कौन सा ऑप्शन कंपनी को चूज करना चाहिए। तो यहां पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले हम
एग्जिस्टिंग सिचुएशन में देख लेते हैं कि हमारी अर्निंग प्राइस कितनी है। अर्निंग प्राइस मींस ईपीएस आपकी कितनी है, तब हम उसको कंपेयर कर पाएंगे कि अगर हम नए सोर्सेज से फंड लेके आते हैं तो ईपीएस कितनी होगी। तो पहले एग्जिस्टिंग ईपीएस से शुरू करते हैं। सीक्वेंस सेम रहेगा, हम ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे। ईबीआईटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ईबीआईटी आपके पास कौन कौन से सोर्सेस से कैपिटल आ रही है, बिकॉज टोटल कैपिटल का 10% है। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आपके पास शेयर्स हैं और डिबेंचर्स हैं। शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर्स हैं, हर एक शेयर की प्राइस 50 रुपीज है। तो टोटल कितना फंड आपके पास आएगा? 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। और डिबेंचर्स का टोटल अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख प्लस 5 लाख, तो टोटल ईबीआईटी जो आपकी होगी वो 55 लाख की 10% होगी, तो आएगा 5,50,000। फिर हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट डिबेंचर पे हम दे रहे हैं कितना? 7% का। तो डिबेंचर का अमाउंट कितना है? 50 लाख। 50 लाख का 7% निकालेंगे तो आएगा 3,50,000। आपने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, 5,50,000 में से 3,50,000 माइनस किया, तो आपके पास आया 2 लाख। ये 2 लाख क्या आया? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इस अर्निंग पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का टैक्स निकालेंगे 50%, तो आएगा 1 लाख। अब आपने 2 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो आपके पास आया अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी? 1 लाख रुपीस। इस अर्निंग में से आप, बिकॉज एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ 2 ही सोर्सेज आपके पास हैं, शेयर्स हैं और डिबेंचर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जो अर्निंग बची है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो अर्निंग है 1 लाख की, आपने डिवाइड किया 10,000 से, तो आपकी जो ईपीएस आ गई वो आ गई 10 रुपीज की। राइट, ये आपकी एग्जिस्टिंग ईपीएस है। अगर आप सिर्फ शेयर और डिबेंचर से फंड लेके आते तो आपकी जो ईपीएस है वो 10 रुपीज की है। फिर हम देखते हैं एडिशनल कैपिटल कितनी होगी। एडिशनल फंड के लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, हम चारों ऑप्शंस को एक साथ कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंथी चली जाएगी। तो हम टेबल वाइज ही इसको सॉल्व करेंगे। पहला कॉलम हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, फिर हम पहला ऑप्शन देखेंगे बिकॉज हम सारी कैपिटल इक्विटी शेयर से ला रहे हैं, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर प्लस डिबेंचर। लास्ट वाले ऑप्शन में हमको क्या बोला कि हाफ अमाउंट हम इक्विटी शेयर से लाएंगे और हाफ अमाउंट हम डिबेंचर से लेके आएंगे। तो उसी सीक्वेंस से शुरू करते हैं, ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे। राइट, मैंने पहले भी बोला है एग्जिस्टिंग की जितनी चीजें होंगी वो तो रहेंगी ही रहेंगी, हम कुछ नया ला रहे हैं तो वो एड ऑन होगा। तो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी आपकी कितनी है? 5,50,000। तो आपने सारे ऑप्शंस में 5,50,000 लिख दिया। फिर एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड मतलब कितनी हमें फ्यूचर में ईबीआईटी हो सकती है। तो जो नई आप कैपिटल लेके आ रहे हैं वो है 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख पे भी सेम ईबीआईटी हो रही है 10% की, तो 50 लाख का 10% कितना होगा? 5 लाख रुपीज। तो सारे ऑप्शंस में 5 लाख की एंटिसिपेटेड ईबीआईटी होगी। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जो हमारी एग्जिस्टिंग है और जो एंटिसिपेटेड है दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल ईबीआईटी आ जाएगी, जैसा हमने पहले ऑप्शन में किया है 5,50,000 प्लस 5 लाख, तो हमारे पास आ गया 10,50,000। तो सारे ऑप्शन में अमाउंट सेम है, तो सबकी टोटल ईबीआईटी आएगी 10,50,000। अब ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट देख लेते हैं, डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट है। एग्जिस्टिंग, बिकॉज हमारे पास स्टार्टिंग में भी डिबेंचर थे, तो हम कितना इंटरेस्ट दे रहे थे हमने एग्जिस्टिंग वाले में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 3,50,000। तो ये जो एग्जिस्टिंग वाला इंटरेस्ट है ये तो आपको हर ऑप्शन में देना ही देना पड़ेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी इतने के डिबेंचर इशू कर चुके हैं, तो उस पे इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो सारे ही ऑप्शन में हम 3,50,000 लिखेंगे। नया वाला देखते हैं एंटिसिपेटेड इंटरेस्ट कितना होगा। तो नई कैपिटल हम 50 लाख लेके आ रहे हैं और 50 लाख अगर हम डिबेंचर से लेके आएंगे तो 50 लाख का 10% इंटरेस्ट हम देंगे 5 लाख रुपीस। तो हमने किस वाले ऑप्शन के नीचे लिखा? सिर्फ डिबेंचर के नीचे लिखा,
इक्विटी शेयर्स के सामने हमने इंटरेस्ट पे नील कर दिया, बिकॉज इक्विटी शेयर पे हम कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, इक्विटी शेयर पे हम डिविडेंड पे करते हैं। तो इक्विटी शेयर पे हो गया नील। डिबेंचर्स पे हमने कैलकुलेट किया, नए वाले डिबेंचर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो हमने 50 लाख का 10% कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 5 लाख रुपीज आया। तीसरे ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, हमेशा डिविडेंड दिया जाता है, तो हमने नील लिख दिया। अब जो लास्ट ऑप्शन है उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप आधा अमाउंट इक्विटी शेयर से ला रहे हैं और आधा डिबेंचर से ला रहे हैं। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? डिबेंचर पे। तो हाफ अमाउंट मींस 50 लाख में से 25 लाख आप डिबेंचर से लेके आ रहे हैं, तो 25 लाख का 10%, तो इंटरेस्ट आप कितना देंगे? 2,50,000। तो आपने पहले ऑप्शन में एग्जिस्टिंग और एंटिसिपेटेड को प्लस किया, तो आपके पास 3,50,000 आया। डिबेंचर वाले ऑप्शन में आपने 3,50,000 प्लस 5 लाख किया, तो आपके पास 8,50,000 आया। प्रेफरेंस शेयर वाले ऑप्शन में आपने 3,50,000 प्लस नील है तो जीरो किया, तो आपके पास 3,50,000 ही रहा। लास्ट वाले ऑप्शन में आपने 3,50,000 प्लस 2,50,000 किया, तो आपके पास 6 लाख का इंटरेस्ट आया। अब आप क्या करेंगे? टोटल ईबीआईटी में से टोटल इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इक्विटी शेयर्स वाले ऑप्शन में देखिए, आपने 10,50,000 में माइनस किया 3,50,000, तो आपके पास आया 7 लाख। डिवेंचर्स वाले में आपने 10,50,000 माइनस किया 8,50,000, तो आपके पास बचा 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर वाले ऑप्शन में आपने 10,50,000 से माइनस किया 3,50,000, तो आपके पास बचा 7 लाख। लास्ट ऑप्शन में आपने 10,50,000 से माइनस किया 6 लाख, तो आपके पास रहा 4,50,000। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको टैक्स माइनस करना होगा, तो हर एक अर्निंग पे आप टैक्स निकालेंगे। इक्विटी शेयर वाले ऑप्शन में आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स है 7 लाख रुपीज, तो 7 लाख का 50% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,50,000। डिबेंचर वाले ऑप्शन में 2 लाख का 50% निकालेंगे तो आएगा 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर वाले में 7 लाख का 50% निकालेंगे तो आएगा 3,50,000। ऐसे ही लास्ट वाले में 4,50,000 पे 50% का टैक्स निकालेंगे तो आएगा 2,25,000। अब आपको क्या करना है? अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देना, तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी। तो इक्विटी शेयर में आपने क्या किया? 7 लाख माइनस 3,50,000, तो 350 बचा। 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख बचा। 7 लाख माइनस 3,50,000, तो 3,50,000 बचा। 4,50,000 माइनस 2,25,000, तो आपके पास 2,25,000 बचा। ऑलमोस्ट हाफ है, बिकॉज टैक्स रेट 50% है। तो अब इस अर्निंग में से आप सबसे पहले डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो जो नया ऑप्शन आपको दिया गया है सोर्सेस का, उसमें प्रेफरेंस शेयर से जो कैपिटल आ रही है उस पर डिविडेंड हम बोल रहे हैं कि हम 6% देंगे। तो इक्विटी शेयर वाले ऑप्शन में देखिए, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक इक्विटी शेयर है और दूसरा डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर तो नहीं है। तो हमने इक्विटी शेयर में अमाउंट लिख दिया नील, बिकॉज ना ही एग्जिस्टिंग है और ना ही इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो बोला नहीं जाता इक्विटी शेयर को, तो इक्विटी शेयर में नील हो गया। ऐसे ही डिबेंचर में भी नील हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर में अमाउंट आएगा बिकॉज एग्जिस्टिंग नहीं है, नए प्रेफरेंस शेयर अगर हम इशू करेंगे तो उस पर हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 50 लाख का 6% आप निकालेंगे। डिविडेंड कितना देना है हमको? 6 लाख। तो अगर पूरा पैसा हम प्रेफरेंस शेयर से लेके आएंगे तो हमको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो हमने 50 लाख का 6% कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आया 3 लाख। ऐसे ही इक्विटी शेयर प्लस डिबेंचर वाले ऑप्शन में हमने नील लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे भी कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स यूज नहीं हो रहे हैं। फिर आप अर्निंग आफ्टर टैक्स में से जब डिविडेंड माइनस करेंगे तो अर्निंग्स बचेंगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो इक्विटी शेयर्स वाले ऑप्शन में 3 लाख माइनस नील, तो आपके पास बचा 3,50,000। डिबेंचर वाले ऑप्शन में 1 लाख माइनस 0, तो आपके पास बचा 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर वाले ऑप्शन में 3,50,000 माइनस 3 लाख, तो आपके पास अर्निंग रह गई 50,000। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन में 2,25,000 माइनस 0, तो आपके पास बचा 2,25,000। अब इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ईपीएस कैलकुलेट करनी है। तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले ऑप्शन में देखिए, इक्विटी शेयर में
अर्निंग तो बची हमारे पास 3,50,000, तो हमने न्यूमरेटर में 3,50,000 लिख दिया अपॉन नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमारे पास ऑलरेडी कितने शेयर हैं? 10,000। हमने यहाँ पे ईपीएस कैलकुलेट करते समय लिखा था 10,000 हमारे पास पहले से ही इक्विटी शेयर है। अब हम जब नए 50 लाख रुपीस लेके आ रहे हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से लेके आएंगे, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हर एक शेयर की प्राइस 50 रुपीज है और टोटल अमाउंट आपके पास 50 लाख का है, तो आप जब 50 लाख डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 1 लाख। मतलब 1 लाख शेयर हमको इश्यू करने पड़े होंगे 50 रुपए के हिसाब से, तब जाके मुझे 50 लाख रुपीस मिले। तो 1 लाख नए वाले शेयर्स और 10,000 पुराने वाले शेयर्स, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 1,10,000। डिवाइड कर दीजिए, आपकी ईपीएस आ जाएगी 3.18। अब चलते हैं डिबेंचर वाले क्वेश्चन में। हमारी अर्निंग कितनी बची? 1 लाख। इसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, बिकॉज डिबेंचर में इक्विटी शेयर का कोई रोल नहीं है, तो हमने जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जितने इक्विटी शेयर थे 10,000 उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो इसकी ईपीएस आ गई 10। ऐसे ही चलते हैं प्रेफरेंस शेयर में। अर्निंग है हमारे पास 50,000 अपॉन प्रेफरेंस शेयर में भी इक्विटी शेयर का कोई रोल नहीं है, कोई भी नया इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है, तो पुराने वालों को हम ले लेंगे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी ईपीएस आ जाएगी 5। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन में, जहां आपकी अर्निंग है 2,25,000 डिवाइडेड बाय नए कितने शेयर्स हमको रिक्वायर्ड होंगे, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ हाफ अमाउंट लेके आ रहे हैं इक्विटी शेयर से, तो हाफ कितना हो गया? 50 लाख का हाफ 25 लाख, और 25 लाख जो रुपीस है वो आप हर एक शेयर को आप 50 रुपीज से लेके आ रहे हैं, तो आपने क्या किया? 25 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 50, तो आप नए कितने शेयर्स लेके आ रहे हैं? 50,000 शेयर आपने मार्केट में इश्यू किए होंगे, तब आपको 25 लाख रुपीस मिले होंगे। तो नए वाले 50,000 प्लस पुराने वाले 10,000, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 60,000। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.75। तो अब सारी ईपीएस आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। पहले वाले में 10 है, फिर 3.18, 10, 5, 3.75, ये सारी ईपीएस आपने कैलकुलेट की। अब इसको कंपेयर कीजिए, दो ही ऑप्शन है जहां पे आपकी सबसे ज्यादा ईपीएस है और उन दोनों ही ऑप्शन में ईपीएस आपकी सेम है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो एग्जिस्टिंग में आपकी ईपीएस 10 है, और दूसरा जब आप सिर्फ डिबेंचर से सारा अमाउंट लेके आ रहे हैं तब भी आपकी ईपीएस 10 है। तो इन दोनों प्लान में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस को आपको रिजेक्ट करना होगा बिकॉज इनकी ईपीएस बहुत कम है। अब भी अगर आपको कोई डाउट होता है इन क्वेश्चंस पे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।